दर्शन देखने वाले सभी किसान बहन भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, जैविक खेती बहुत ही प्रचलित खेती है और जो प्राचीन काल से चली आ रही है। इस पद्धति से खेती करने पर शरीर तो तुलनात्मक रूप से स्वस्थ रहता ही है, साथ ही बढ़ती है भूमि की उर्वरा शक्ति और घटता है पर्यावरण प्रदूषण। आइए देखते हैं इसी पर आधारित कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित ये फिल्म। धरती की गोद में रेंगते हुए ये केंचुए प्राचीन काल से ही किसानों के दोस्त रहे हैं। नील नदी की सभ्यता से लेकर सिंधु घाटी की सभ्यता तक की सफलता के पीछे इन नन्हे केंचुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मिट्टी और सड़े गले खाद्य पदार्थों से अपना पेट भरने की आदत की वजह से ये केंचुए मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के साथ साथ फसलों और पौधों की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। इन केंचुओं का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि मिट्टी में क्लियोपैट्रा युग में इन्हें पवित्र जानवर का दर्जा दिया गया था। रासायनिक खादों के इस्तेमाल से जमीन की फसल उत्पादन क्षमता तो बढ़ी, प्रदूषण स्तर में भी बहुत वृद्धि हुई। इसलिए शुरू से ही एक ऐसी खाद के इस्तेमाल की जरूरत महसूस की जाती रही है जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति तो बढ़े, लेकिन साथ ही वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक भी न हो। वैसे तो हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में जानवरों का गोबर पाया जाता है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसका अधिकतम इस्तेमाल घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसी तरह बची खुची वनस्पतियों को जला दिया जाता है। साथ ही कृषि पर आधारित उद्योगों से प्राप्त होने वाले अवशिष्ट पदार्थों को भी हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। केंचुओं की मदद से सड़े गले खाद्य पदार्थ तथा फसल अवशेषों को खाद में बदलने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। जमीन में बिल बनाकर रहने की क्षमता के आधार पर केंचुओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे केंचुए जो मिट्टी में बहुत गहराई में बिल बनाकर रहते हैं। दूसरे वे केंचुए जो जमीन में बहुत कम गहराई में बिल बनाकर रहते हैं। तीसरी श्रेणी के केंचुए मिट्टी में बिल बनाकर नहीं रहते हैं, बल्कि मिट्टी की ऊपरी सतह पर रहते हैं, जिन्हें एपिगेइक केंचुए कहते हैं। यहाँ ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हर किस्म के केंचुओं को वर्मी कंपोस्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सिर्फ तीसरी श्रेणी के एपिगेइक केंचुए ही वर्मी कंपोस्टिंग के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इनमें यूड्रिलियस यूजीनिया, इसेनिया फेटिडा, पेरियोनिक्स एस्केवेटस तथा सेंसिबेरिक्स जैसी प्रमुख जातियां पाई जाती हैं। ये केंचुए ज्यादा नमी और अधिक तापमान पर जिंदा नहीं रह पाते हैं। आमतौर पर केंचुए सड़े गले खाद्य पदार्थों तथा मिट्टी पर ही निर्भर करते हैं। इन केंचुओं को पालकर किसान सड़े गले खाद्य पदार्थों तथा अपशिष्ट पदार्थों को खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर शहर से सब्जी के अपशिष्ट, प्रेस मड और गोबर एक जगह इकट्ठा करके फिर सबको मिलाते हैं, फिर उसे एक जगह इकट्ठा करते हैं। 10-15 दिन बाद मशीन में उसे मिलाया जाता है। उसमें से प्लास्टिक, शीशे का टुकड़ा व पत्थर को अलग करके उसे टिन शेड यानी छाया में रखते हैं। यहाँ पर 20 गुणा 3 गुणा 2 फीट आकार का ढेर बनाते हैं। इस ढेर पर पानी का छिड़काव करते हैं और ढेर के ऊपर नाली बनाकर 1 किलोग्राम केंचुआ प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलाकर ढेर को बोरे से ढक देते हैं। इस तरह से यहाँ पर केंचुआ खाद बनाते हैं। केंचुओं को पालने और उनके उत्पादन करने की प्रक्रिया को वर्मी कल्चर कहते हैं। इस प्रक्रिया में केंचुओं के लिए स्थान का निर्माण, उस गड्ढे या घर का आकार, केंचुओं को दिए जाने वाले भोजन, उनका उचित रखरखाव तथा वर्मी कल्चर में लाई जाने वाली सावधानियों का विशेष ध्यान रखा जाता है।
केंचुओं के रहने के लिए गड्ढा या घर ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जो छांवदार हो, जैसे पेड़ की छांव या फिर छांवदार मकान। साथ ही तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इस तापमान पर केंचुए आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। पानी का स्रोत ऐसी जगह के आसपास ही होना चाहिए। साथ ही इस जगह को बारिश के पानी और हवा के तेज झोंकों से बचाने के लिए बांस के डंडों पर सूखे पत्तों या भूसे की छत बनाकर ढककर रखना चाहिए। केंचुओं के रहने के लिए घर दो तरह से बनाए जा सकते हैं। पहले प्रकार में जमीन के ऊपर ढेर बनाते हैं तथा छाया के लिए लकड़ी तथा फसल अवशेष से बने छप्पर से ढक देते हैं। दूसरी तरह के घरों या गड्ढों की सतह व ढांचा ईंट पत्थर की बनी होती है। यह सतह असामान्य नमी और अधिक तापमान से केंचुओं को बचाती है। आमतौर पर केंचुए 2 से 3 महीनों में 2-3 गुना वृद्धि करते हैं। इसलिए इन गड्ढों अथवा घरों के आकार का विशेष स्थान रखना चाहिए। केंचुओं को खाने पीने के लिए सड़े गले खाद्य पदार्थ तथा आधा सड़ा हुआ गोबर दिया जाना चाहिए। साथ ही जूट से बने फटे पुराने बोरे भी केंचुओं की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसलिए गड्ढों या घरों की सतहों को जूट से बने बोरों से ढककर रखा जाना चाहिए। इन केंचुओं को डालने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि जिस जगह केंचुओं को पाला जाता है वहां नमी का स्तर 50 से 60% तक तथा तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। खेतों से प्राप्त बचे खुचे फसल अवशेषों, सड़ी गली वनस्पति और जानवरों के गोबर को आपस में मिला दिया जाता है। खाद बनाने के लिए 30 से 35 दिन बाद इस ढेर को एसेनिया फिटिडा और पेरियोनिक्स जाति के केंचुओं को मिलाएं। ध्यान रहे कि 100 किलोग्राम पदार्थ में लगभग 1 किलोग्राम केंचुओं को ही मिलाया जाए। वर्मी कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया में लगभग 90 दिन लग जाते हैं, अर्थात इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 120 दिन लगते हैं। केंचुओं की मदद से खाद बनाने की प्रक्रिया छोटे, मध्यम एवं बड़े पैमाने पर की जाती है। छोटे स्तर पर खाद का निर्माण खेत पर ढेर बनाकर किया जाता है। ढेर का आकार लगभग 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचा होता है। यह प्रक्रिया ज्यादा खर्चीली नहीं है। कोई भी किसान इस प्रक्रिया को अपनाकर खाद बना सकता है। मध्यम स्तर पर खाद बनाने की प्रक्रिया में जमीन पर 30 फीट लंबे, 3 फीट चौड़े और 2 फीट ऊंचे ढेर बनाए जाते हैं और केंचुओं की मदद से खाद बनाई जाती है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर भी की जाती है। बड़े स्तर पर खाद का निर्माण बेंगलोर स्थित प्लांट में किया जा रहा है। इस प्लांट में शहर के ठोस कचरे को कंपोस्ट करके खाद बनाई जाती है। यह पूर्णतः व्यावसायिक है। इस प्लांट में शहर से रोज करीब 50 ट्रक कचरा आता है, जहां पर उसे इकट्ठा करके पहले गोबर के घोल का छिड़काव करके 21 दिन के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसका बड़ा सा ढेर बनाते हैं एवं हवा के लिए 2 ढेर के बीच में जगह छोड़ दी जाती है। इससे बदबू कम आती है। साथ ही कंपोस्टिंग भी जल्दी शुरू हो जाती है। 21 दिन बाद उसे फिर मशीन से मिलाया जाता है। उसमें जो न सड़ने वाली जैसे पॉलिथीन, शीशे का टुकड़ा, पत्थर को अलग करने के बाद आधे सड़े पदार्थों को पिट में डालकर पानी का छिड़काव करने के बाद केंचुआ डाला जाता है। बीच में उचित नमी व तापक्रम बनाए रखने के लिए देखभाल करते रहना चाहिए। केंचुआ खाद तैयार हो जाने के बाद उसे ढेर से अलग करते हैं
खाद अलग करते समय केंचुए नीचे चले जाते हैं। फिर उसे इकट्ठा करके दूसरे ढेर में डाला जाता है। केंचुआ खाद 100 से 120 दिन में तैयार होने के बाद उसे इकट्ठा करके छान लेते हैं। फिर उसे बैग में भर के सिलाई कर देते हैं। ऐसी बहुत सी यूनिटें देश के कई राज्यों में काम कर रही हैं, जिनमें प्रतिदिन 100 से 300 टन खाद का निर्माण किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा जो खाद बनती है उसमें अन्य खादों की तुलना में नाइट्रोजन, पोटाश जैसे पोषक तत्व अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। इस खाद के इस्तेमाल से बहुत सी फसलों को अन्य खादों की अपेक्षा ज्यादा फायदा पहुंचता है। लहसुन और प्याज की पैदावार में वर्मी कंपोस्ट खाद दूसरी खादों से ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुई है। इस तरह की खाद बनाने में ज्यादा लागत भी नहीं लगती। एक आम किसान 50 से 100 रुपए तक में 1 क्विंटल खाद का निर्माण आसानी से कर सकता है। इस खाद के इस्तेमाल से खेती की पैदावार बढ़ती है, जिसका लाभ सीधे सीधे किसानों को पहुंचता है। वास्तव में ये नन्हे नन्हे केंचुए किसान के सच्चे दोस्त हैं। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। हमारे किसान भाई सदियों से कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते आ रहे हैं और आज पशुपालन को व्यापार की दृष्टि से देखा जा रहा है। पशुओं से हमें अधिक से अधिक दूध मिले, इसके लिए हमें देना होगा उन पर अधिक ध्यान और खिलाना होगा पौष्टिक आहार, ताकि हम अधिक से अधिक दूध प्राप्त कर सकें। इसकी अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित ये फिल्म। गोपाल रेड्डी पेशे से कर्नाटक राज्य के एक गांव में किसान हैं। गोपाल रेड्डी के पास एक छोटा सा खेत है और वो खेती करके जीविका कमाते हैं। उनके पास कुछ पालतू जानवर भी हैं जिनका वो ध्यान रखते हैं। आज वो एक खुशहाल आदमी है, लेकिन 6 महीने पहले उनकी कहानी इतनी खुशनुमा नहीं थी। अपनी कमाई का साधन बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ गायें और खरीदी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गायें दूध उत्पादन व प्रजनन क्षमता में अच्छा परिणाम क्यों नहीं दे रही हैं। उन्हें अपनी लागत से आशा के अनुरूप कमाई नहीं हुई, क्योंकि गायों की उत्पादकता संतोषजनक नहीं थी। रविंद्र रेड्डी के पास भी कुछ मवेशी थे जिनसे वे अपनी कमाई करते थे। आज वे खुशहाल इंसान हैं, पर वे भी इस मुसीबत से गुजर चुके हैं। मवेशियों को चारा देने के बावजूद उनके मवेशियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। गोपाल और रविंद्र दोनों मवेशियों के आहार के पोषक तत्वों और खनिजों से अनभिज्ञ थे। सच तो यह है कि भारत में गोपाल और रविंद्र रेड्डी जैसे हजारों किसान ऐसी ही परिस्थिति में उलझे हैं। परंतु किसानों की अज्ञानता को दूर कर शिक्षित करने के लिए बेंगलोर स्थित ICAR के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान ने किसानों की अज्ञानता को दूर कर शिक्षित करने की पहल की है, जिसमें किसानों को खनिजों, उनकी आवश्यकता और उनके संपूर्ण आहार के बारे में शिक्षित किया जाता है। भारत में किसान अपने पूर्वजों से मवेशियों को धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा जैसी कुट्टी खिलाना सीखते आ रहे हैं
जो सूखे मोटे चारे को प्राप्त करने का मुख्य आधार है। आश्चर्य है कि कोई इसकी कमियों को नहीं समझ पाया। ये पोषक तत्वों से रहित होते हैं और इनमें हानिकारक तत्व लिग्निन और सिलिका आदि होते हैं। यह भी देखा गया है कि जानवरों को खुले मैदान में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह की खुराक उनकी उत्पादन क्षमता के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तरह उन्हें पोषण तो मिलता है, पर पूरी मात्रा में नहीं। जब उन्हें संकेंद्रित संपूरक जैसे धान और गेहूं की भूसी, खली, चने का छिलका या चुन्नी, हरा चारा जैसे लोबिया, सुबबूल की पत्तियां, बरसीम, ग्लाइरिसीडिया और रसोई का बचा सूखा और गीला खाना आदि मिलते हैं, तो उन्हें ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। क्योंकि किसान अच्छे स्तर का चारा या संकेंद्रित संपूरक सही मात्रा में नहीं खिलाते, इसलिए मवेशियों को उत्पादन या प्रजनन क्षमता के लायक खनिज प्राप्त नहीं होता। अधिकारियों से बातचीत के दौरान गोपाल और रविंद्र ने पशुधन के प्रबंधन के बारे में सीखा। उन्होंने जाना कि पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने में खनिजों द्वारा शासित शारीरिक और पोषण संबंधी सिद्धांतों का क्या महत्व है। जहां कैल्शियम जैसे बृहद खनिज पदार्थों की कमी से हड्डियों में विकृति, दूध के उत्पादन में कमी व प्रसूति ज्वर हो जाता है, वहीं मवेशियों में फास्फोरस के अभाव से उनके बाल कड़े, वजन में गिरावट, कम खुराक और प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। अन्य खनिज जैसे कॉपर यानी तांबा, जिंक, मैंगनीज, आयोडीन, सेलेनियम, सल्फर और लौह तत्व भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनकी कमी से स्वास्थ्य, उत्पादकता व प्रजनन क्षमता में गिरावट आती है व प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। गोपाल और रविंद्र अब अपने मवेशियों के साथ आने वाली समस्याओं को समझ सकते थे। मवेशियों के विकास के लिए थोड़ी मात्रा में बृहद व सूक्ष्म खनिज बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने जाना कि अपर्याप्त व असंतुलित पोषण से मवेशियों में मंद विकास, कम खुराक, दूध उत्पादन में कमी व प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाती है। बृहद व सूक्ष्म पदार्थों की कमी के कारण मवेशियों में स्वास्थ्य व प्रजनन क्षमता की कमी होती है, जिससे अधिक आर्थिक हानि होती है। इन निर्देशों को समझते हुए गोपाल और रविंद्र ने शारीरिक क्रिया, उत्पादन, प्रजनन क्षमता व सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए खनिजों के महत्व को समझा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने आई कि मवेशियों को खनिजों की सही मात्रा व उचित सम्मिश्रण की जरूरत होती है। जानवरों को निर्धारित मात्रा में सूक्ष्म व बृहद खनिज पदार्थ देने चाहिए ताकि उनसे श्रेष्ठ परिणाम मिल सकें। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से खनिज पदार्थ लेते रहते हैं और मवेशी इन्हें चरते हुए इनसे खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं। सृष्टि में यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इस तरह मिट्टी में खनिज की मात्रा का पौधे से सीधा संबंध है, अंततः जिसका प्रभाव मवेशी के शरीर पर पड़ता है। हालांकि यह मानना उचित नहीं होगा कि इस तरह मवेशियों को सभी खनिज पदार्थ मिल जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में खनिजों की मात्रा क्षेत्र विशेष और वहां उगाए गए पौधों पर निर्भर करती है। परंतु गोपाल रेड्डी और रविंद्र जैसे किसानों की समस्या को दूर करने के लिए NIANP बेंगलोर ने एक चमत्कारी समाधान निकाला है, जिससे चारे में मौजूद अतिरिक्त खनिजों को संतुलित किया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी, पौधों व मवेशियों की ध्यानपूर्वक जांच व शोध करने के बाद उन्होंने क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण तैयार किया है। ये रामबाण साबित हुआ है। ये उस क्षेत्र व वहां के मवेशियों में पाई जाने वाली खनिज पदार्थों की कमी की आपूर्ति करता है। क्षेत्र विशेष के खनिज मिश्रण बनाना आसान काम है। गोपाल, रविंद्र रेड्डी और गांव के अन्य किसान इस विधि को आसानी से समझ सकते हैं। इसको बनाने का तरीका आसान है और इसे दुग्ध संघ केंद्र या डेयरी सहकारिता के सहयोग से भी बनाया जा सकता है। क्षेत्र विशेष के अपूर्ण खनिज पदार्थों को पीसकर पाउडर यानी चूर्ण के रूप में आवश्यकता अनुसार तोलकर निर्धारित मात्रा में नमक के साथ मिलाया जाता है। समान वितरण के लिए सभी पदार्थों को भली भांति मिलाया जाता है। फिर इसे स्वतः बंद हो जाने वाली प्लास्टिक की वायुरोधक थैलियों में भर दिया जाता है, जिससे इसमें नमी न आए।
गोपाल रेड्डी इन थैलियों को सूखे और ठंडे स्थान पर रखता है। क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण की जानकारी मिलने के बाद गोपाल का पशुओं को पालने का तरीका बदल गया है। गोपाल धान की भूसी, तेल की टिकिया और चने के छिलकों को आवश्यकता अनुसार मिला लेता है। वो फिर इस मिश्रण में निर्धारित मात्रा में खनिज मिश्रण मिलाता है। खाने में आसानी रहे इसलिए वो इसमें पानी भी मिलाता है। क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण को मवेशियों को खिलाना अब मुश्किल काम नहीं है। ये उनके सामान्य आहार के तरीके में बाधा नहीं डालता और ये सस्ता भी है। इससे उनका सामान्य स्वास्थ्य, दूध उत्पादन और प्रजनन क्षमता बढ़ गई है। उनके बछड़े बेहद स्वस्थ हैं और उनकी खाल पर चमकदार बाल हैं। क्षेत्र विशेष खनिज की मात्रा पशु के शरीर के वजन व उत्पादन क्षमता के आधार पर तय की जाती है। हालांकि गोपाल को 30 से 40 ग्राम मिश्रण चारे में मिलाने की सलाह दी गई है। उसने अपनी गायों के चारे में इस मिश्रण को 40 दिन तक मिलाया तो पाया कि उनकी प्रजनन क्षमता में सुधार हुआ है। उसकी जिस गाय को गर्भ धारण करने में दिक्कत हो रही थी, वो तुरंत गर्भवती हो गई और बाद में उसने एक स्वस्थ बछड़े को जन्म भी दिया। उसने इस बछड़े को बड़ा सार्थक नाम दिया, खुशी, क्योंकि यही उसकी भावना थी। 30 से 40 ग्राम क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण खिलाने का खर्च 1 रुपए से भी कम है। सटीक तौर पर कहें तो प्रति मवेशी 65 पैसे प्रतिदिन, और इसके 1 किलो का दाम 16-17 रुपए है। रविंद्र ने 30 दिन तक क्षेत्र विशेष खनिज अपने दुधारू मवेशियों के चारे में मिलाया, जिससे उनकी खुराक बढ़ी, बालों में चमक आई और सामान्य शारीरिक संरचना सुधरी। आज गोपाल और रविंद्र रेड्डी अपने मुनाफे का हिसाब कर रहे हैं, जो आने वाले समय में 10 गुना हो सकता है। उनके परिवार में निरंतर बछड़े जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि 90% मवेशियों का चक्र क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण का आहार 60 से 75 दिन तक लेने के बाद शुरू हो गया है। गोपाल और रविंद्र रेड्डी ही नहीं, बल्कि सारा गांव NIANP की इस पहल का गवाह है, जिससे उनके जीवन में बदलाव आया है और गांव के हर घर और समस्त गांव की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। ಮಲ್ಲಯ್ಯನಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾವುತ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಮಡದಿ ಮಾಲುಗಮ್ಮ. 34वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2014 दिल्ली के प्रगति मैदान में कल यानी 14 नवंबर को शुरू हो गया। ये मेला 27 नवंबर 2014 तक चलेगा। कृषि मंत्रालय ने भी इस मेले में कृषि मंडप लगाया है, जिसमें इस वर्ष का थीम है भारतीय कृषि और महिलाएं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2014 का इस वर्ष का हमारा कृषि मंडप का थीम है कृषि, भारतीय कृषि और महिलाएं या वुमेन इन एग्रीकल्चर, कृषि में महिलाओं की भागीदारी। इस थीम को साथ में लेकर के हमने कृषि के क्षेत्र में आज हमारी जो महिलाएं हैं उनका कितना योगदान है, किस किस क्षेत्र में वो अग्रणी हैं, इस सब पर प्रदर्शनी का आयोजन किया है। और हमारे कृषि मंत्रालय के तीनों विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यिकी विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इन तीनों के अधीन जो भी कार्यालय हैं, जो विभाग हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी ने इसमें भाग लिया है और अपने अपने रिसर्च अनुसंधान जो कार्य वो कर रहे हैं। इसके अलावा मशीनरी का भी बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर है। तो आइए जानते हैं कृषि मौसम का 3 दिन का पूर्वानुमान। किसान भाई बहनों, खेती किसानी का कार्य पूरी तरह से मौसम पर ही आधारित होता है और सही समय पर मौसम की जानकारी आप सभी को मिल जाए तो कृषि का कार्य और भी आसान हो जाता है। तो आइए मौसम की आने वाले 3 दिनों की जानकारी लेते हैं।
उत्तर पश्चिम भारत के उत्तराखंड में अगले 3 दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने और अन्य स्थानों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अगले 24 घंटों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने और अन्य स्थानों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पांडुचेरी, कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में अगले 3 दिनों के दौरान अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पश्चिम भारत क्षेत्र में पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दीव, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मध्य भारत क्षेत्र के विदर्भ में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तो किसान भाई बहनों, कृषि मौसम में आज इतना ही। आशा करते हैं कि कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित ये फिल्में आपको जरूर पसंद आई होंगी और साथ ही मिली होंगी आपको ढेर सारी जानकारियां और साथ ही लिया आपने मौसम का जायजा। सोमवार की सुबह फिर मुलाकात होगी कृषि की ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।